नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 से 12th की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 11 को। ईएमसी की हर वर्कशीट कुछ अलग होती है, हटके होती है, कुछ नया लेकर के आती है, कुछ नया सिखा करके जाती है। आपकी जो एकेडमिक्स की वर्कशीट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईएमसी की वर्कशीट। एकेडमिक्स की वर्कशीट जो है आपको बुक स्मार्ट बनाती है, यानी कि आपको बुकिश नॉलेज देती है, जबकि ईएमसी की वर्कशीट आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। ये आपकी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करती है, ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करती है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चैलेंजेस हमें मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, उस प्रॉब्लम्स के कैसे उस पार जाना है, इस पार से उस पार कैसे पहुंचेंगे, अपनी ड्रीम्स को कैसे हम चेज कर पाएंगे, कैसे हम टॉप पर पहुंच पाएंगे, ये सब कुछ हम ईएमसी की इन वर्कशीट से समझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स तो नहीं आ रहे, लेकिन उनको लग रहा होगा कि ये ईएमसी की वर्कशीट ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना इनका एग्जाम होना, ना इनके क्वेश्चन से आपके एग्जाम में होने, ना इनका कोई सब्जेक्ट टीचर है, ना इनकी कोई पर्टिकुलर बुक है, तो फिर ये आपको करवाई क्यों जा रही है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ईएमसी की वर्कशीट दे दीजिए तो ठीक है, इनका सॉल्यूशन हम राइट कर लेते हैं। लेकिन ये जो अगर आप सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को इंप्रूव कर रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रही है। आप कैसे सोचते हो उसको इंप्रूव करिए। आगे बढ़ने के लिए बुकिश नॉलेज काफ़ी नहीं है। आपकी 15% सक्सेस है आपके बुकिश नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी। 85% सक्सेस आपकी डिपेंड करेगी आपके कॉमन सेंस के ऊपर। आप कैसे सोचते हो, कैसे आप डिसीजन लेते हो, किस तरीके से आगे बढ़ते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स है, जो आपकी सोशल स्किल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी, जब हम कुछ नया सीखेंगे, नए तरीके से सोचना सीखेंगे। और वो सब कुछ ही तो सिखा रही है हमें ईएमसी की ये वर्कशीट। चलिए आज की इस वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। आज की इस वर्कशीट का हमारा थीम रहेगा सहयोग, कोलैबोरेशन। इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें भी हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सहयोग। सहयोग आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी बार देखते हो। आप अगर आपके स्कूल को आपको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, या आपके आसपास के स्कूल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ पे टीम वर्क है। अकेले किसी पर्सन से कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, उसमें टीम वर्क है। आपके प्रिंसिपल सर मैम, आपके टीचर्स, आपके म्यूजिक टीचर्स, आपके डिसिप्लिन इंचार्ज यानी कि पीईटी, स्कूल के जो सफाई कर्मचारी है, स्कूल के जो भी अदर पर्सन है जो उससे रिलेटेड है, जुड़े हुए, वो सब अच्छा कर पा रहे हैं, तब वो स्कूल अच्छा कर पा रहा है। आपकी परफॉर्मेंस, आप टॉप पे जाओगे, कितना अच्छा समझोगे, क्या कुछ सीख पा रहे हो इस क्लास में, ये सिर्फ आपके टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है स्कूल के इन्वायरमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। तब जा करके आप आगे निकल पाओगे। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई एक पर्सन है कुछ कर सकता है, अकेला नहीं कर पाएगा, उसे सहयोग की जरूरत होगी। आपकी जो एकेडमिक स्किल्स है, आप में से आपकी क्लास के टॉपर्स होंगे, आपको लगता है कि ये 4 या 5 बच्चे टॉप करें, तो उस टॉप करने में स्कूल के टीचर्स के साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी उतना ही एफर्ट्स करें, उनके पेरेंट्स भी उतना ही एफर्ट्स करें। वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं टीचर्स के लिए, वो पॉजिटिव तरीके से बूस्टर देते हैं अपने बच्चों को, तब जाकर के वो परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रोल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। या फिर आपके पेरेंट्स का रोल है, टीचर्स है एक्टिव है, आप एक्टिव नहीं हो, तो वहां पर भी आपकी परफॉर्मेंस उस वे की नहीं आ पाती। तो ये कोलोब्रेशन है जो हम स्कूल में देखते हैं, जो बच्चे की परफॉर्मेंस में देखते हैं। अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। आईपीएल में आरसीबी एक टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अब तक कोई भी आईपीएल नहीं जीत पाई है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स उसी टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन टीम नहीं जीत पाई। क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि टीम वर्क काम नहीं करता, उनका टीम कॉम्बिनेशन काम नहीं कर पा रहा। यूं कह सकते हैं कि शायद विराट कोहली वो अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि बाकी टीम प्लेयर्स है जब नीड होते हैं उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अभी तक टाइटल नहीं जीत पाई। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि टीम वर्क जरूरी होता है जब हमें अपने ड्रीम को चेंज करना है। मुंबई इंडियंस, वहाँ पे आम तौर पे जो भी प्लेयर आते हैं, स्पेशली चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, वहाँ पे जनरल से प्लेयर आते हैं, उनको लिया जाता है जो अननोन से होते हैं, और उस टीम से जुड़ने के बाद वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं। चाहे वो पांड्या ब्रदर्स हो, चाहे अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, या हम बाकी किसी भी प्लेयर को देख लें, लेकिन वहाँ पर वो टीम वर्क में काम करते हैं। न केवल वो खुद को ऊपर लेकर के जाते हैं, खुद स्टार बन जाते हैं, साथ ही साथ वो टीम को आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीम वर्क है। इसलिए मुंबई है वो सबसे ज़्यादा बार चैंपियन बनी है।
आप फुटबॉल में देख लीजिए, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, अगर अकेले वो अपनी दम पे चाहें कि मैं अकेला टीम को जिता दूं, तो अकेले दम पर टीम नहीं जीती जा सकती। उसमें भी टीम कोलैबोरेशन है, टीम का सहयोग है, वो जरूरी होता है। तो लाइफ में कहीं पर भी, चाहे आप फैमिली में शांति देखिए, खुशी देखिए, आपकी कॉलोनी में जो परिवार सबसे ज़्यादा खुश रहता है, मस्त रहता है, उसमें कोलैबोरेशन ज़्यादा मिलेगा। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तभी वो खुश रह पाते हैं। अगर हर कोई सोचे कि मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है, तो हमारे परिवार में शांति नहीं रह पाती। क्या होगा? ऊंची ऊंची आवाज़ें आएगी। और आपको पता है कि ऊंची ऊंची आवाज़ें कब आती है और क्यों आती है? क्योंकि हम एक दूसरे को समझते नहीं, वहाँ पे टीम वर्क की कमी होती है। जरूरी नहीं कि दूसरे वाला सोच रहा है वो हमेशा गलत हो। 3+6 9 होते हैं, लेकिन 4+5 भी 9 हो सकते हैं, 7+2 भी 9 हो सकते हैं। कभी भी दूसरे व्यक्ति का नज़रिया, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर दूसरे व्यक्ति का नज़रिया अगर सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत है। इसका मतलब ये नहीं होता। व्यक्ति के विचार हो सकता है कि उस सिचुएशन को लेकर के वो अलग तरीके से सोच रहा हो, उसको बोलते हैं मतभेद। मतभेद होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद है, उसको उसी वक्त सुलझाइए और एक टीम के रूप में आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए, आज की इस वर्कशीट में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जिनसे हम सीखेंगे कि कैसे टीम वर्क में काम किया जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स दिए गए, आप ही के क्लास के बच्चे दिए गए यहाँ पे। तो इनको दिया गया एक प्रोजेक्ट। ठीक, अब प्रोजेक्ट दिया गया, उसके बारे में तीनों बच्चे सोच रहे हैं। पहला सोच रहा है कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कर तो सकता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया कि करना क्या है, क्योंकि कल मैं एब्सेंट था। ओके। दूसरा, मुझे समझ तो आ गया कैसे करना है, पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। तीसरा बच्चा, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ, लेकिन करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा और अकेले कर नहीं सकती। तीनों बच्चे हैं। क्या तीनों ये प्रोजेक्ट करेंगे तो कर पाएंगे? अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों की अपनी प्रॉब्लम है। अब दूसरी सिचुएशन आती है। यहाँ पे पहला बच्चा कहता है कि क्यों ना हम तीनों मिलकर के इसको कर लें। नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय भी बर्बाद होगा। तीसरे का सजेशन है कि कोशिश करते तो देखते हैं ना, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। और वास्तव में ऐसा ही होता है। जब टीम वर्क में हम काम करते हैं ना, बर्डन कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है, मज़े मज़े में कोई भी टास्क पूरा हो जाता है। आप कभी भी क्लासरूम डेकोरेशन का कंपटीशन करते हो, मज़ा आता है ना। हाउस कंपटीशन स्कूल में होते हो, बहुत मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं। टीम में जब काम करते हैं तो मज़ा आता है, बड़ी सी बड़ी समस्या है वो दूर हो जाती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हंसते हंसते उस प्रॉब्लम को हम फेस कर लेते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस छोटी सी एक्टिविटी से देखा। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी में हमने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे से सहयोग करने की बात करें। जरा सोचिए, आपकी स्कूल टीम में आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजर हैं, जो एसएमसी मेंबर्स हैं, यहाँ से लेकर के जो सफाई कर्मचारी है, वो सब कुछ मिलकर के अपना अपना काम है वो अच्छी तरह से करते हैं। तभी विद्यालय, आपका स्कूल है, वो सुचारू रूप से चल पाता है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ करते तो क्या सुचारू रूप से सही से फंक्शन हो पाएगा? मान लीजिए सफाई कर्मचारी, आपको लगता होगा कि नहीं स्कूल में उनका क्या रोल, अगर वो 2 दिनों की, 4 दिनों की, 6 दिनों की छुट्टी ले ले तो क्या होगा? क्या माहौल बन पाएगा? हम सबका फोकस उस तरफ जाएगा, सफाई नहीं है। हो सकता है हम में से कुछ बच्चे बीमार पड़ जाएं, हो सकता है हमारे में से पढ़ने का मन ही ना हो क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट साफ नहीं। तो हर किसी का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब मिलकर के काम करते हैं। और इस टीम वर्क में ज़रूरी होता है कि हम किसी को छोटा या बड़ा ना समझें, हम एक बराबर होते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई किसी काम को ठीक से कर पाता है तो कोई दूसरे काम को ठीक से करेगा, लेकिन काम जरूरी होता है। हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। यहाँ पर एक जैसे दिया गया एक्टिविटी दी गई कि आप विद्यालय में टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है जो स्कूल असेंबली है वो अच्छी तरीके से करवाने में सहयोग देते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई, यहाँ पे हमें लिखना है उन 4 टीचर्स के बारे में या 4 उन व्यक्तियों के बारे में जो स्कूल असेंबली को अच्छे से करवाते हैं। अब तो नहीं हो पा रही, कोविड से पहले स्कूल असेंबली हुआ करती थी, तो स्कूल असेंबली में अच्छे से होती है, कुछ स्कूलों में बहुत अच्छे से होते हैं। तो कौन से 4% जो मिलकर करवाते हैं? तो आपके प्रिंसिपल सरिया मैम, क्योंकि सारी योजना तो वही बनाते हैं ना, किस डे क्या एक्टिविटी होगी, कितना टाइम मिलेगा, कौन सा डे स्पोर्ट्स डे होगा, कौन सा डे संस्कृत डे होगा, कौन सा डे सोशल साइंस डे होगा, कौन सा डे जीके डे होगा, होता ना बहुत कुछ, आज प्ले होगा, आज ये होगा। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रिंसिपल सरिया मैम। उसके बाद पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आपके होते हैं, जो डिसिप्लिन को देखते हैं। तीसरे होते हैं आपके एक्टिविटी इंचार्ज जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। चौथे होते हैं आपके म्यूजिक टीचर। पांचवें होते हैं जो हाउस इंचार्ज, जो हाउस ऑन ड्यूटी होता है। छठे होते हैं क्लास इंचार्ज जो अपने अपने क्लास को मैनेज करते हैं। ये सारे जब अपना अपना काम करते हैं तब होती है असेंबली बिंदास तरीके से, मस्त तरीके से, अच्छे से होती है, अलग से होती है, मज़ा आता है ना। तो वो
अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता, बल्कि मिलकर के काम करते हैं तो बहुत अच्छे से वो हो पाते हैं। ठीक, तो ये हमने समझा कि टीम वर्क में कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी का सॉल्यूशन आपको नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हो। और वैसे भी ये एक्टिविटीज़ आप खुद करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा मजा आएगा, जो कुछ भी आप प्रैक्टिकली फील करते हो। इसमें सही या गलत कुछ नहीं होगा, सही करेंगे तो भी सीखेंगे, गलत करेंगे तो भी हम सीखने वाले हैं। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। फिनलैंड एक देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ पे स्कूल में थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। एक तो ये कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं है, सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। और इसका मतलब ये है कि पीएम का बेटा हो या पीएन का बेटा हो, एक ही स्कूल में जाते हैं। लेकिन एक अलग चीज़ है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। एक अलग चीज़ क्या है, वहाँ पर जो रिसेस होती है, लंच ब्रेक होता है, वो 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका ये मानना है, उनके सिस्टम का ये मानना है कि बच्चे एक दूसरे से जब एक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्लास में सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो उस टाइम वो आपस में सीखते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम अगर कोलैबोरेशन करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि एक बच्चा है, उसको क्लास में टीचर ने बताया और हो सकता है उस बच्चे को समझ में नहीं आया, दूसरा बच्चा उसको वही टॉपिक समझाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसी लेवल का और उसी लेवल पे जा करके वो बताता है, उसको पता है कि हाँ यहाँ पर इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कोलैबोरेशन ही होता है, टीम वर्क ही होता है जो हमें आगे लेकर के जाता है। तो ये हमने पहली एक्टिविटी की, जिससे हमने समझा कि कोई भी टास्क है, चाहे वो स्कूल में हो रहा हो, तो वो टास्क जब मिल करके किया जाता है तो उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि अकेले काम करने और मिल करके काम करने में क्या अंतर है। इसका आंसर भी आपको नीचे सॉल्यूशन में मिल जाएगा एंड में। तो अकेले काम करने या मिल करके काम करने में अंतर ये होता है कि जब हम मिल करके काम करते हैं तो काम जल्दी होता है, अच्छे से होता है। मिल करके काम करते हैं तो मज़ा आता है। मिल करके काम करते हैं बेहतर परिणाम आते हैं। मिलकर के काम करते हैं नए आइडियाज़ आते हैं। मिलकर के काम करते हैं थकावट नहीं होती, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ना, मज़े मज़े में सारे काम हो जाते हैं। ओके, तो ये अंतर होता है। उसके बाद यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि जब हम मिलकर के काम करें तो क्या होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई कि आप परिवार के साथ मिलकर के रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाइए। ठीक, अच्छी सी प्लानिंग करनी है आपको, एक्चुअली में कीजिए, आज नहीं तो कल कर लीजिए, प्लानिंग कीजिए कि आज मिल करके हम खाना बनाएंगे, पार्टी करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले से प्लानिंग बनानी होगी कि क्या बनना है, कब बनना है और कैसे बनना है। प्लानिंग बनानी होगी, प्लानिंग करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक, और खाना आपको तैयार करना है मिलकर के, और उसके बाद जब सब खाना खा लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक, पहले तो ये एक्टिविटी करोगे आप। अब उसके बाद आपको पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि खाने में क्या क्या बना। ओके, और कौन क्या काम करेगा, ये कैसे तय किया, ये आपको बताना है। तो खाने में क्या बना, जैसे हलवा बना होगा, सवियाँ बनी होगी, पूरियाँ बनी होगी, दाल मखनी बनी होगी, मटर पनीर बना होगा। ओके, छोले बने होंगे, या इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, सरसों का साग, मक्के की रोटी, जो कुछ भी बना है वो आप लिखोगे, वो आप बताओगे। ठीक, उसके बाद कि कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया, ये मिल बैठ करके तय किया कि कौन सा किस काम को करने में इंटरेस्टेड है, कौन सा किस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। ऐसे ही डिसाइड होगा ना, क्योंकि जो व्यक्ति जिसमें इंटरेस्ट हो और जो अच्छे से कर सकता है वो काम वो आसानी से करेगा और उसको मज़ा भी आएगा, और दूसरे वो काम करेंगे जिनको वो काम करना अच्छा लगता है। तो मिल बैठ करके आपने तय किया होगा। तो ये आपको बताना है, इसका सॉल्यूशन भी आपको आगे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड यहाँ पर टास्क दिया गया, किस निर्णय तक पहुँचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। कि जब आपने डिसाइड किया कि चलो आज डिनर करते हैं और मिल बैठ करके बनाएंगे, तो इसमें मतभेद, पहला या इंपॉर्टेंट मतभेद तो यही हुआ होगा कि बनेगा क्या। हर किसी की अपनी अपनी राय थी, हर किसी का अपना अपना टेस्ट था। फिर कैसे किया, कैसे सुलझाया, कि हमने ये किया कि सबसे कहा कि चलो लिख दो, आप एक लिस्ट बना दो कि आपको क्या क्या पसंद है जो आज डिनर में बनना चाहिए। सब ने लिस्ट बना दी, 7-8 आइटम दे दिए। ठीक, आपने बता दी कि 8 आइटम आप दे सकते हो, सब ने दे दिया। उसके बाद हमने उस लिस्ट में से कॉमन आइटम्स को उठा लिया। जैसे दाल मखनी सबको पसंद है, सबको हलवा मीठा खाना है, सबको सवैयाँ खानी है, तो हमने वो आइटम्स जो कॉमन थे वो उठा लिए, बस बन गई रेसिपी, बन गए हमारा मेन्यू कार्ड, बन गया हमारी लिस्ट, और उसी के अकॉर्डिंग हमने उस मतभेद को सुलझा लिया। ठीक, तो ये कैसे किया, ये भी हमने टीम वर्क में किया, मिल करके किया। उसके बाद एक और टास्क हमें दिया गया, हम ये बताना है कि खाना अच्छा और समय से बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और क्या किया। कि खाना अच्छे से और समय पे बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने पहले योजना बनाई, प्लानिंग की कि हमें क्या बनाना है और कौन क्या करेगा,
कब हमें स्टार्ट करना है और कब तक हमें फिनिश करना है। ये सारी प्लानिंग की और ये सब कुछ काम किया मिल बैठ करके, तभी खाना अच्छे से बन पाया, समय से बन पाया और इस एक्टिविटी को करके सबको मज़ा भी आया। ठीक, तो ये हमारा टास्क था जिसे हमने सीखा कि सहयोग करने से कितना मज़ा आता है और किस तरीके से प्यार भी बढ़ता है और काम भी पूरा हो जाता है। तो जब हम आपस में कोई भी कार्य मिल बैठ करके करते हैं तो हमेशा परिणाम है वो सकारात्मक रहते हैं। हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। ये जुड़ाव, ये संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में कुछ टीचर्स, कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी पूरी क्लास के साथ ट्यूनिंग अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है? क्योंकि वो सहयोग करना जानते हैं। उनमें ये जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 1 या 2 बच्चों के साथ बनती है, क्योंकि वो कोलैबोरेट करना, सहयोग करना सही से जानते नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरे स्कूल में सबसे अच्छे से पढ़ती है। कुछ टीचर्स होते हैं जो अकेले अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो सहयोग की भावना शायद कम होती है या फिर नहीं होती। वो टीम वर्क में काम करना पसंद नहीं करते या कर नहीं पाते होंगे। यही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम देता है। जब हम परिवार में रहते हैं तो जिसमें ये गुण होता है, सहयोग का गुण होता है, कुछ दूसरों को समझना, कुछ अपने लिए करना, कुछ दूसरों के लिए करना, इससे खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। और हम एक साथ जब मिल करके रहते हैं तो परिवार में चाहे कितने चैलेंज जाए, उन सारे चैलेंजेस, उन सभी बाधाओं को हम पार कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला जो आपका टास्क दिया गया था कि स्कूल असेंबली अच्छे से करवाने में सहयोग देने वाले विद्यालय टीम के 4 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल सरिया मैम, क्योंकि सारी योजना वही बनाते हैं कि कब क्या कैसे होगा। दूसरा आपके डिसिप्लिन इंचार्ज यानी कि पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं जो सब कुछ देखते हैं। तीसरा म्यूजिक टीचर, अलग से जब म्यूजिक चलता है तो असेंबली ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, मज़ा ज़्यादा आता है। क्लास इंचार्ज अपने अपने क्लास के डिसिप्लिन को देखते हैं। और हाउस इंचार्ज जो डिसाइड करते हैं कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी होगी और कौन से बच्चे क्या ड्यूटी है वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। ओके, कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये वो पर्सन है जो असेंबली को अच्छी तरीके से करवाने में अपना सहयोग देते हैं। उसके बाद सेकंड हमें टास्क दिया गया था इसी वर्कशीट में कि अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। कि जब हम कोई कार्य अकेले करने के बजाय मिलकर करते हैं तो वह कार्य बेहतर और जल्दी होता है। मिलकर कार्य करने से पॉजिटिव वाइब्स आती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मिलकर कार्य करने से हमें कई विचार मिलते हैं जिससे उस कार्य के बेहतर परिणाम आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, मज़ा आता है, वो अलग से आता है। उसके बाद तीसरा हमारा टास्क रहेगा, तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट में, खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, यह कैसे तय किया। एक एक्टिविटी दिखेगा, उसी पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। तो खाने में हलवा, सवैयाँ, चना मसाला, मटर पनीर, सरसों का साग, मक्के की चपाती, नान बने। इतना काफ़ी है ना, बस इतना ही बनाया हमने। जो कुछ भी आप घर में बनाओ तो वो लिख सकते हो, अदरवाइज़ यही लिख देना। तो ये सब कुछ बना। कौन क्या काम करेगा, इसे आपस में हर किसी की रुचि और कार्य क्षमता के आधार पर तय किया गया कि किसका क्या इंटरेस्ट है और कौन कौन सा काम अच्छे से कर सकता है। उसी बेस पे हमने तैयार किया कि कौन क्या करेगा। उसके बाद चौथा हमारा टास्क रहेगा, चौथा जो टास्क दिया गया इस वर्कशीट में, किस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें किस तरह सुलझाया गया। कि खाने में क्या बनेगा, इस पर मतभेद हुए क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग राय थी। इसके लिए सबसे एक लिस्ट तैयार करवाई गई कि वह खाने में क्या पसंद करेंगे। उसमें से जो कुछ कॉमन था वह लेकर के खाना तैयार कर दिया गया, यानी कि समस्या का समाधान हो गया। ओके, तो ये मतभेद था खाने को लेकर के और इसको हमने सुलझाया एक आसान से तरीके से। पांचवा और अंतिम जो टास्क है आज की इस वर्कशीट का, खाना अच्छा और समय से बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और क्या किया। खाना अच्छा और समय से बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने सबसे पहले एक योजना बनाई। सबसे पहले क्या बनेगा, कौन क्या करेगा, यह तय किया गया और सभी सदस्यों ने मिलकर के एक दूसरे का साथ दिया। सब कुछ बेहतरीन रहा, मज़ा आया। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। मेनली कंसेप्ट अच्छा लगा होगा कि टीम वर्क क्यों ज़रूरी है और कैसे हमें आगे बढ़ने में सहयोग देता है। आपकी क्लास 9 से 12 की जितने भी सब्जेक्ट, मोस्टली सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। इसके साथ साथ आपके स्ट्रेटजीज वीडियोज़ हैं वो भी हम लेकर के आते हैं। आपकी क्लास 9-10 के ऊपर स्पेशली फोकस आपका हिंदी, इंग्लिश और आपके सोशल साइंस के ऑलमोस्ट चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया। अगर आपने उन वीडियोस को देखना है कि क्या कुछ इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है तो प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।